हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी सीरीज़ में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम ऑलरेडी क्लास 6 और क्लास 7 जो है वो एनसीईआरटी सीरीज़ में तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। और आप जानते हैं कि इकोनॉमी क्लास 9 से जो है वो एनसीईआरटी में स्टार्ट है। तो क्लास 8 की हिस्ट्री से अब हम लोग आगे शुरू करेंगे। क्लास 8 की पहली बुक मैंने यहाँ पे हिस्ट्री की उठाई है और हिस्ट्री में क्लास 8 में दो भाग हैं यहाँ पर इतिहास के। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा अतीत भाग 1 है और इसका जो है दूसरा भाग हमारा अतीत भाग 2 ये है। सबसे पहले देख लेते हैं क्लास 8 की हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। इसके इंडेक्स के अंतर्गत हमारे पास यहाँ पर 6 चैप्टर लगभग दिए गए हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो चैप्टरों में हमारे पास दिया गया है कैसे, कब और कहाँ, व्यापार से साम्राज्य तक, कंपनियों की सत्ता स्थापित, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। ये हमारे पास इसके इंडेक्स में दिया गया है जो भाग 1 में हमको पढ़ना है 6 चैप्टर। भाग 2 के अंदर चैप्टर नंबर 7 से लेकर के और चैप्टर नंबर 10 तक के जो चीज़ें हैं वो भाग 2 में हमारे पास दी गई हैं। तो भाग 1 की सूची हमने देखी, ये भाग 2 की सूची है। भाग 2 इस पुस्तक के अंदर हम पढ़ेंगे बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इसके अतिरिक्त हम इसमें पढ़ेंगे यहाँ पर देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, महिलाएं, जाति सुधार, दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक और स्वतंत्रता के बाद। ये हमारे पास क्लास 8 के टॉपिक दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे क्लास 8 का पार्ट 1 और पार्ट 1 में भी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है हमने अभी यहाँ पर देखा कि पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। ये हमारे पास यहाँ पर पहला चैप्टर है और इस पहले चैप्टर के अंतर्गत हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर बिंदु दिया गया है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। आइए चैप्टर को लाइन वाइज पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे कि 8th से डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे पास हो जाएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी का, विशेषकर पॉलिटी में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो 8th के अंतर्गत डाली गई हैं। जैसा अभी हमने देखा था 6th और 7th की पॉलिटी में बहुत नॉमिनल चीज़ें थी जो जनरली सभी तैयारी करने वाले बच्चों को पता रहती हैं, लेकिन 8th में पॉलिटी में काफ़ी अच्छी चीज़ों को शामिल किया गया है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो सभी क्लासेस की इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं 8th में सबसे पहले दिया गया है कैसे, कब और कहाँ। तो कैसे, कब और कहाँ जो है इसमें पहला चैप्टर में पहली हेडिंग है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, यानी कब किसका राज्याभिषेक हुआ, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चलो। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह से की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देख आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं
कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो ये इस चैप्टर का परिचय दिया गया है हमारे पास यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम दिया गया है जिसमें ये चित्र के अंतर्गत हमको दिखाया गया है, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहा है, यहाँ पर दिखाया गया है। और जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का अनावरण है। इसमें जेम्स रेनेल के द्वारा तैयार किया गया पहला नक्शे का अनावरण है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आग्रह कर रहे हों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को नक्शे तैयार करने के लिए, जेम्स रेनेल को नक्शा तैयार करने के लिए यहाँ पर कार्य सौंपा था। तो अगर आपको पूछेगा सर्वप्रथम नक्शा जो है वो किसने बनाया था, तो वो यहाँ पे जेम्स रेनेल ने बनाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे पास ये सारे इसी पॉइंट से आगे जुड़ा हुआ पॉइंट है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय से चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी ज़बान पर चढ़ा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। तो एक प्रक्रियागत चीज़ों पर हम जो है वो ये नहीं कह सकते कि ये इस दिन शुरू होगा। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये इस तारीख से शुरू हुआ। अर्थव्यवस्था में कब बदलाव आया या समाज में कब परिवर्तन हुआ, उसकी कोई फिक्स तिथि नहीं होती है। ये एक प्रक्रिया के तहत होता है और इसमें एक लंबा समय जो है वो लगता है। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कब वह मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाज़ार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। ये जो है इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो आपको अगर यदि कोई कभी पूछता है कि इतिहास पढ़ना क्यों आवश्यक है, तो ध्यान रखें कि इतिहास इसलिए पढ़ना आवश्यक है जो हमने यहाँ पर देखा। यानी हम ये समझ सकें कि लोग किस तरह अपनी आजीविका चलाते थे, क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, किस तरह के बाजार थे और इनका क्रमिक विकास क्या रहा है। यहाँ पर पहले एक कॉलम दिया गया है, इसको देखते हैं कि विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। ये लिप्टन्स टी का एक कॉलम दिया गया है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार ऑर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार ऑर्थर को ड्यूक ऑफ कॉनॉट की पदवी दी गई थी, तो ये ध्यान रखना है आपको।
यहाँ पर ये चित्र हमारे पास दिया गया है। कौन सी तारीखें, कुछ तारीखें महत्वपूर्ण मानने का क्या पैमाना होता है। हम जो तारीख चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वाइसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत में इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों ने इस इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों को किस तरह ध्यान पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा है वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है कौन सी तारीखें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और कौन सी नहीं, या तारीखों का क्या महत्व हमारे पास इतिहास में है। तो ये एक परिचय के तौर पर यहाँ तक इस चैप्टर में दिया गया है। और यहाँ पर जो है एक कॉलम दिया गया है जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों और उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? तो अवधियाँ कैसे तय की जाती है? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। ध्यान रखेंगे आप, ये जेम्स मिल की पुस्तक है। पहले यूके SSSC ने ये क्वेश्चन पूछा है भाई कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखेंगे कि अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये किताब लिखी है जेम्स मिल ने। ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे जिन्होंने 1817 में 3 खंडों में इतिहास लिखा। ये ब्रिटिश भारत का इतिहास है नामक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है जो बांटा गया है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत यहाँ इतिहास को हम जो है ना फिर एक पक्ष में बांट करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये एक बड़ी समस्या इसमें है। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है कि हम दौर की खासियत और उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज, मिल कौन? जेम्स मिल, जिनकी ये पुस्तक है, ध्यान रखना। पुस्तक का नाम अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास में की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इतिहास में काफ़ी शासक ऐसे हुए हमारे पास अंग्रेजों के आने से पहले जिन्होंने बहुत सारे नीतिगत कार्य किए। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में से कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या ज़रूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। जैसे अगर आपने देखा होगा तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य साम्राज्य में, उन्होंने अपने अंत समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित रहा। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे कि अलग अलग धर्मों को जो है इतिहास में स्वीकार किया गया था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालखंड में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिक ताकतों के विकास का युग माना जाता है। मध्यकालीन समाज वे समाज हैं जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, ब्रिटिश युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो औपनिवेशिक क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। औपनिवेशिक काल हम ब्रिटिश शासनकाल को क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाब और राजाओं पर को दबाव बनाकर अपना जो है वो शासन भारत में स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके के क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे औपनिवेशीकरण का मतलब क्या हुआ। तो जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने भारत पर अपने नीतियाँ, अपने तौर तरीके, अपने रीति रिवाज, इन सभी को थोपना शुरू किया। इससे भारतीय संस्कृति और परंपरा का लोप हुआ। जब कोई देश दूसरे देश पर इस प्रकार से उसकी संस्कृति का लोप करता है तो उसे औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं करते थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, हम किस तरह जानते हैं। तो इसमें जो बिंदु दिया गया है, भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कॉलम दिए गए हैं। कॉलम्स में कोई कॉलम अगर हमने छोड़ दिया हो तो इसमें तो कुछ नहीं है, ये एक गतिविधि दी गई है। ये एक कॉलम है, इस कॉलम को थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे।
गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाह से गृह विभाग की रिपोर्टें मिल रही थी। उनमें कुछ नमूने इस प्रकार हैं। तो मैंने आपको 1946 का शाही नौसेना विद्रोह पढ़ाया है भाई, हिस्ट्री में आप लोगों को पता होगा। बम्बई इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेह ये उस दौर में बताया गया है, अलग अलग बंदरगाहों पर क्या स्थिति थी। तो ये 1946 में शाही नौसेना विद्रोह के समय में गृह विभाग की रिपोर्टों के नमूने दिए गए हैं यहाँ पे। अगर यहाँ देखा जाए तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों के अभिलेख कक्ष बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनसीबी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीसी ऐसे लोग होते थे जो सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। ये ध्यान रखना है आपको कि खुशनवीसी या सुलेख नवीसी जो है वो उनको कहा जाता था जो एक प्रकार के सुंदर सुलेख लिखने वाले व्यक्ति होते थे। सुलेख लिखने वाले जो लेखक होते थे जिनका लेख बहुत सुंदर होता था। तो 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाए जाने लगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वाइसरॉय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। अंग्रेज़ों की सोच में ये जो संस्थान थे उनका भारी महत्व था, ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो 1920 में स्थापना हुई भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की, जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। इस पॉइंट को देखते हैं, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहासों, फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण जो है, ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है। तो सर्वेक्षण का मतलब क्या था? पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए ये सर्वेक्षण करवाए गए थे भाई।
यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है जिसमें शरीफे का पौधा 1770 के दशक का ये दिखाया गया है। तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। तो ध्यान रखना है आपको, ये एक शरीफे का पौधा है जिसका 1770 के दशक में ये चित्र बनाया गया है। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। तो रिकॉर्ड्स या जिनको हम अभिलेख कहते हैं कि इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, वे किन चीज़ों को बनाए रखना चाहते थे। और इन रिकॉर्ड को समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि ये देश के दूसरे लोगों को क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश करने लगते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं, यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीकें फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए कवियों, उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अगर थोड़ी कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। बिल्कुल, तो पहला अध्याय इस किताब का समाप्त होता है और इसमें केवल परिचय समझाया गया है। यहाँ पर जो जो चीज़ें हमारे पास छूट गई हैं, कॉलम्स, उनको देखते हैं। तो बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर है 1832 में। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण के इस्तेमाल में होने वाले सारे उपकरण जो है को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप को खास तौर पर जोर देना चाहते थे। तो इस प्रकार से जो है चित्र में यहाँ पर वैज्ञानिक सर्वेक्षण को दिखाने का प्रयास किया गया है। मुख्यतः अगर हम इस चैप्टर में देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स ही हमारे पास यहाँ पर नोट करने वाले हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ से हमारे पास जो है नोट्स आपको ज़्यादा यहाँ पर बनाने पड़ेंगे भाई। और ये चैप्टर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि कैसे जो है कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसके संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है। यानी ब्रिटिश कंपनी हो, पुर्तगीज़ हो, ब्रिटिश हो, डच हो, या फिर और भी जितने लोग भारत में आए, फ्रांसीसी हो, इनके आने के क्रम, इनके द्वारा भारत में किए गए कार्य, ये सभी चीज़ें हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। तो हम जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में अंग्रेज़ों का बोलबाला हुआ और वहीं से इस कहानी की शुरुआत की गई है। ये इस चैप्टर का परिचय दिया गया है। तो मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब सबसे आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार बड़ी बड़ी जमींदारों में अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। औरंगजेब जब तक जीवित था, यानी 1707 तक, तो उसने इस साम्राज्य को पूरे तरीके से बना करके रखा था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में टूटने लगा भाई, क्योंकि जहाँ जो सूबेदार था उसने खुद की रियासत को मजबूती से उभारा और इस प्रकार से यहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी और उनके बेटों की गिरफ्तारी का ये चित्र यहाँ पर है।
अंग्रेज़ों के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हो गया, तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को ही अपना नेता मान लिया था भाई। आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफ़र को नेतृत्वकर्ता मान लिया गया था इस क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफ़र के सामने ही मार डाला। ये जो है आपको ध्यान रखना है भाई। अब आता है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। देखो कंपनियों का आगमन शुरू हो गया, धीरे धीरे आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, कौन कौन से वर्ष क्या क्या हुआ, तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ जो है पुर्तगाल से आने वाली कंपनियाँ किस प्रकार से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करती है वो दिखाए गए हैं। तो यहाँ से सबसे पहले दिया गया है कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाज़तनामा जो है वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से 1600 ईस्वी में मिला। आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी भाई। कब स्थापना हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी महारानी एलिजाबेथ के चार्टर यानी इजाज़तनामे के तौर पर, राजपत्रित अधिनियम के तौर पर, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरब यानी भारतीय उपनिवेश में व्यापार कर सकती है और यहाँ व्यापार करने का उसके पास एक अधिकार था। यहाँ देखा जाए तो लिखा गया है कि इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ कोई अन्य व्यापारिक कंपनी नहीं कर सकती थी भाई। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी ओर अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों का प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्य कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी भी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। वाणिज्य क्या होता है? ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसको वाणिज्य कहते हैं। लेकिन यह सही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। भाई सबसे पहले भारत में जो है पुर्तगाली आ गए थे, आप जानते हैं। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्कोटी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्कोटी गामा भारत पहुंचा था, जिसने भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे भाई। डच नीदरलैंड के निवासियों को कहा जाता है। नीदरलैंड को ही पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था और यहाँ के निवासियों को डच कहा जाता है। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में बनने वाले बारीक सूती कपड़े, रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी, उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित
रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंदी और व्यापार में मुनाफा के लिए इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे शुरू हुआ। तो आप यहाँ पर जो है समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई और अन्य भी जो कंपनियाँ थी, चाहे वो पुर्तगीज़ थे, चाहे वो डच थे, चाहे फ्रांसीसी थे, चाहे ब्रिटिश थे, कोई भी लोग जिन्होंने भारत में शासन किया, इन सभी को एक ही प्रकार के सामान यूरोप ले जाने पड़ते थे। अब कंपनियों के ज़्यादा होने से जो है वो इन सामानों के अंतर्गत जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे बढ़ा, प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे बढ़ी और इस प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से यहाँ पर इन सभी के बीच में एक होड़ शुरू हो गई कि कौन जो है भारतीय उपमहाद्वीप से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकता है और इसके लिए अनेक युद्ध इनके बीच में हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। अंग्रेज़ों का पहली जो फैक्ट्री थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापार का काम यहीं से चलता था। और अगर हम देखेंगे तो इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक 1696 तक कंपनी के इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर तीन गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इन गांवों में से एक गांव था कलिकाता, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। तो आपको पता है, मैंने बताया है कि कोलकाता जो है वो 3 गांवों से मिलकर के बना है, सुतानाती, कलिकता। ये सभी चीज़ें मैंने आपको क्लास में पढ़ाई है। गोविंदपुर, सुतानाती, कलिकता, ध्यान रखेंगे। गोविंदपुर, सुतानाती और कलिकता, इन तीनों को मिलाकर के जॉब चार्नोक ने जो है कलकत्ता की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दी। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को इस शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिलता था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें छूट नहीं मिलती थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट हमारे पास दिया गया है भाई। अगर देखा जाए तो मद्रास के जहाज़ों के सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया ये चित्र है। यहाँ पर एक बंदरगाह का चित्र इसके द्वारा बनाया गया है। अब बात आती है व्यापार से युद्धों तक। अंग्रेज़ों ने भारत में युद्ध भी लड़े, तो व्यापार से युद्धों तक की कहानी कैसे शुरू होती है उस सिलसिले को हम यहाँ पर देखना शुरू करेंगे भाई। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का एकाधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है।
कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी, नवाब व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात पर यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। अब यहाँ पर प्लासी का युद्ध जो है वो दिया गया है। आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो परिचय दिया गया अभी प्लासी के युद्ध का, क्यों प्लासी का युद्ध बना, ऐसी क्या स्थिति थी, क्योंकि कंपनी राजस्व नहीं देना चाहती थी। तो उस स्थिति को देखते हुए आगे यहाँ पर प्लासी के युद्ध को हम समझेंगे। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी का एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने से आनाकानी न करे। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बने और सिराजुद्दौला बहुत ताकतवर नवाब थे। इसलिए कंपनी जो है एक ऐसा नवाब चाहती थी जो कमज़ोर हो और उसको उसके कंपनी को जो है ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन उस पर ना लगाए, ज़्यादा प्रतिबंध कंपनी पर न लगाए। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए, अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया और इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर रुख किया। कलकत्ता हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। तो ये प्लासी के युद्ध के बारे में आप जानते होंगे। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव को इस समय पे मद्रास से बुलाया गया कलकत्ता, क्योंकि सिराजुद्दौला की सेनाएं भारी पड़ रही थी और इस समय पर क्लाइव ने जो है वो सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को यहाँ पर अपनी ओर मिला लिया और उसको ये लालच दिया कि उसे सिराजुद्दौला के बाद नवाब बनाया जाएगा। ये सभी चीज़ें हम इतिहास में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या आप जानते हैं कि प्लासी नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम प्लासी है, जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को प्लासी यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण कहा जाता था। ध्यान रखना भाई, यहाँ पर प्लास के फूल पाए जाते थे, इसलिए इस स्थान का नाम प्लासी है। प्लास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था, जिसका होली में इस्तेमाल होता था। तो ये जो है प्लासी के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे। महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का लेडन हॉल स्ट्रीट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। एक ऐसी ही सभा का चित्र जो है वो यहाँ पर दिया गया है। कॉलम दिया गया संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड में लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी
1759 को कलकत्ते से एक चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता का एक वाणिज्य कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये पत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अंग्रेज सम्राट के मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को। ठीक है भाई, कलकत्ता से ये चिट्ठी भेजी थी। इस चिट्ठी के बोल आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला को मार दिया गया, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल्य उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। देखो, मीर जाफर को यहाँ पर प्लासी के युद्ध में लेकर के आए। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को जो है कहा कि तुम्हें नवाब बना दिया जाएगा, और इसे नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर जाफर पर जब कंपनी ज़्यादा कंट्रोल करने लगी तो मीर जाफर ने कुछ रियायतों में जो है वो प्रतिबंध लगा दिए। तो मीर जाफर को भी हटा करके फिर कंपनी ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। ये सभी चीज़ें हम इतिहास में पढ़ चुके हैं। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। देखो, फिर मीर कासिम को भी हराया, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ध्यान रखना, यह ऐलान किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है तो क्लाइव ने स्वयं ये घोषणा कर दी थी कि अब जो है उन्हें खुद ही यहाँ पर नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ध्यान रखना, 1765 में कंपनी को ही बंगाल का क्या कर दिया, यहाँ पे दीवान नियुक्त कर दिया। यानी कंपनी ही अब नवाब बन गई, जो रॉबर्ट क्लाइव कहना चाह रहा है। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था भाई। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किला और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं उस समय की परिस्थितियों को। तो कुल मिलाकर के प्लासी के युद्ध के बाद की स्थिति को लेकर के और अंग्रेज़ों के पास यहाँ पर सत्ता आने तक की स्थिति आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बहरहाल इसके बीच में कोई डेट ज़रूर है। 1757 में पहली लड़ाई थी। इसमें आप जानते हैं कि इस युद्ध को हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। और प्लासी के युद्ध में जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर
सिराजुद्दौला को मार दिया और यहाँ पर मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला का सेनापति था उसको यहाँ पर जो है नवाब बनाया। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया, क्योंकि मीर जाफ़र रोक टोक करने लगा तो मीर कासिम को बनाया। फिर मीर कासिम रोक टोक करने लगा तो वापस मीर जाफ़र को नवाब बनाया। और जब 1765 के अंतर्गत जो है यहाँ पर मीर जाफ़र की भी मृत्यु हो जाती है, तो क्लाइव ने कहा अब हमें खुद ही नवाब यहाँ पर बनना पड़ेगा भाई। तो अगर आप इस तरीके से बंगाल की स्थिति को समझेंगे तो आपको मैंने इस इतिहास में पढ़ा है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई भाई। 2 संधि हुई थी इलाहाबाद की, एक शायद मैं ध्यान कर पा रहा हूँ 12 नवंबर को और एक 16 नवंबर को हुई थी भाई। तो ध्यान रखेंगे कि इलाहाबाद की संधि के तहत जो है कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए, यानी अब कंपनी राजस्व वसूल सकती थी बंगाल के अंतर्गत। ये सभी चीज़ें हमने हिस्ट्री में पढ़ी हैं भाई। इसके अलावा कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, ये अगला पॉइंट है। इससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे नवाब की शिकायतें। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था, जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन मिल गई पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। उसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से ही जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तान कर रख दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर दिया है और वह 1 लाख रुपये राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। तो एक नवाब की शिकायतें जो हैं 1733 में जो है बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में ये कहा था भाई। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे चलेंगे तो आगे चलकर कंपनी के अफसर नवाब कैसे बन बैठे। तो नवाब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही है कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, बिल्कुल, लेकिन इसके कुछ और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास अब यानी अब का चेन्नई, जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत यहाँ पर 40,000 देख सकते हैं आप, एक यहाँ पर 40,102 पाउंड के बराबर थी। तो दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेशास्पद लगे, उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली थी भाई। तो रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी, ये आप ध्यान से यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम देखेंगे, अच्छा ये आपके पास 4,01,102 पॉइंट है भाई। ये आपके पास मिलियन वाले सिस्टम में कॉमा लगाया है, इसलिए इसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, इसको आप सही कर लेंगे। ये 4,01,102 पॉइंट के बराबर उसकी संपत्ति थी। तो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे ब्रिटिश संसद में और उसे सफाई देनी पड़ी। इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी 1774 में। वो जब इंग्लैंड से मद्रास आया तो तब वो मात्र 18 साल का था, और कब वो मद्रास आया था तो 1743 में आया था। इसके बाद अगर हम कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे।
उनकी सबसे बड़ी इच्छा ये बस यह थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया, नवाब कहते थे, बताओ। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो ये स्थिति वहाँ पर थी भाई। क्लाइव को खुद खुद को कैसे देखता था, ये एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पर। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ प्लासी की जीत में ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे का गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। बताओ, ये खुद ही अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात। इसके अलावा कंपनी का फैलता शासन यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी, जो रियासतों को इस बंदोबस्त के मान लेती थी कि वे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। सहायक सेना रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी के कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया था, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाकों को छीन लिया गया था। तो जो यहाँ पर वेलेजली की सहायक संधि थी, इस संधि के द्वारा अवध को छीना गया था, हैदराबाद को छीना गया था, अन्य कुछ भारतीय राज्यों को भी यहाँ पर छीना गया था भाई। इसमें होता क्या था, सहायक संधि के तहत ब्रिटिश सरकार कहती थी कि किसी भी राजा को आप अपनी सेना मत रखो, हम आपको अपनी सेना देंगे और बदले में आप हमको हमारी सेना के बदले का जो मानदेय है वो देंगे। तो अगर कोई राजा ये नहीं दे पाता था, उसका इलाका छीन लिया जाता था। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिजाउद्दौला टिली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र ये यहाँ पर दिखाया गया है। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के बाद नवाब सिजाउद्दौला से ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए, लेकिन यहाँ वो रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। रेजिडेंट की ताकत क्या होती है? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है तब भी राजा कोई रास्ता अपनाता है। जैसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है।
ये जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया है। ये रेजिडेंट के संदर्भ में उसका कथन है। अभी बुक भी बताई थी जेम्स मिल की, आपको कमेंट में आप बुक का नाम बताएंगे भाई। निषेधाज्ञा का मतलब होता है निर्देश, अधीनस्था का मतलब होता है दब्बूपन। टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर, तो टीपू सुल्तान का भी यहाँ पर वर्णन दिया गया है। जब कंपनी अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया गया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। तो मैसूर भाई आप जानते हैं दक्षिण भारतीय राज्य है, जिसको आज हम चेन्नई का क्षेत्र कहते हैं। हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782, उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782-1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां कंपनी काली मिर्च इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से सेना का आधुनिकीकरण किया था भाई। टीपू सुल्तान के बेटों के बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है इस तरीके से, अब देख सकते हैं यहाँ पर। कंपनी की फौज हैदर अली और टीपू सुल्तान के कई बार युद्ध में हराया। 1792 में मराठाओं ने हैदराबाद निजाम कंपनी की संयुक्त फौज को हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत दो बेटे को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों ने ऐसे दृश्य का तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर दिखाया गया है। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। आंग्ल मैसूर युद्ध जिसको हम लोग कहते हैं, पहली आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक, दूसरी 1780 से 84 तक, तीसरी 1790 से 92 तक और चौथी 1799 में। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने वेडियार राजवंशों के हाथों सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि सौंप दी गई। ये यहाँ पर आपको टीपू सुल्तान के बारे में ध्यान रखना है। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से ही बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहाँ एक शेर के सामने वहाँ उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी ज़मीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर से मुकाबला किया और आखिर कटार उठा ली। अंत में शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी भाई। तो टीपू सुल्तान का खिलौना शेर जो है, विशालकाय मशीनरी खिलौने की तस्वीर है। इसमें नकली शेर एक भारतीय यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर चीख की आवाज़ें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। बताओ, अंग्रेज खिलौने भी अपने साथ ले गए, खिलौने भी उन्होंने भारत में नहीं छोड़े। इसके अलावा मराठाओं से लड़ाई, तो अंग्रेज़ों का मराठाओं से भी संघर्ष चलता रहा, आप जानते हैं। तो 18वीं शताब्दी के आखिरी से कंपनी मराठाओं की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठाओं का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कन्फेडरेसी यानी राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस
18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद कई युद्धों में कंपनी ने मराठाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। तो 1782 में पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है सालबाई की संधि के द्वारा खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से और 1805 तक कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। 1817 से 19 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। मराठाओं की ताकत पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन के लिए भेज दिया गया। अब विंध्य दक्षिण में पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। मैंने बताया था आपको, नाना साहब को भेज दिया गया था यहाँ पर कानपुर के अंतर्गत। इसके अलावा नाना साहब के पिता को, जो अंतिम पेशवा थे, सर्वोच्चता का दावा जो है वो यहाँ पर किया गया है। इसके अंतर्गत देखेंगे, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार आक्रामक नीति पर चल रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के रूप में सर्वोच्चता एक नई नीति शुरू की गई। तो ध्यान रखना, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नई नीति शुरू की गई जिसका नाम था सर्वोच्चता। पेपर में डायरेक्ट पूछेगा सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी भाई, तो ध्यान रखना है कि सर्वोच्चता की नीति इसके द्वारा शुरू की गई थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने, उनको अधिग्रहण धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। तो ये ध्यान रखना कि सर्वोच्चता का ये जो दावा था ये किसके द्वारा किया गया, ये नीति कौन लेकर के आया, तो ये हेस्टिंग्स लेकर के आया। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में, एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। आप एक एक नाम ध्यान रखना भाई। कित्तूर से संबंध था रानी चेन्नम्मा का। मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन बताऊंगा जो यूके ट्रिपल एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप जो है इन एक एक नामों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे भाई। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन से 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर दिया। 1829 में उनकी जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर में स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार रायना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों, दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। 1830 के दशक के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिमी भारत को अपनी चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत की सीमा पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। रूसी क्रांति के बाद जो है वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और 1843 में सिंध भी उनके कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और 1849 में पंजाब में भी अंग्रेजों का अधिकरण हो गया अमृतसर की संधि के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद विलय नीति, तो 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है वो विलय नीति चली थी भाई। क्या थी विलय नीति, देखेंगे इसको यहाँ पर। इस सिद्धांत भाई, विलय नीति हम लोग जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं या हड़प की नीति कहते हैं भाई। तो जैसे अगर कोई राजा है, अगर उसका कोई पुत्र नहीं है, वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। इसके तहत सबसे पहले जैसे सतारा को हड़पा गया था 1848, संबलपुर को 1850, उदयपुर को, नागपुर को 1853, है ना, उदयपुर 1852, झांसी 1854। इसके अलावा सतारा है, संबलपुर है, जैतपुर है,
जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सभी रियासतें जो है इसी हड़प की नीति के तहत हड़पी गई थी कि अगर यहाँ राजा का पुत्र नहीं है तो जो है उसकी जो सत्ता है उस पर कब्जा हो जाएगा, किसका, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का। अगर देखें तो आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया था। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता के को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो कुशासन का जो आरोप लगाया गया था अवध पर, तो यहाँ पर उस गुस्से के कारण अवध भी जो है 1857 की क्रांति में शामिल हुआ भाई। इसके अलावा नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 से 85 उन सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी भाई, आप जानते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और यहाँ पर आपका बम्बई प्रेसिडेंसी। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। 1772 में उसने एक नई न्यायी व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था का प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत भाई। दीवानी अदालतों का मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी, हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतों अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी, लेकिन वे भी कलेक्ट्रेट की निगरानी में काम करते थे। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया। ध्यान रखना भाई, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है हमारे पास। एक बड़ी समस्या थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे, और इस अलग अलग व्याख्या को ख़त्म करने और समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। तो अगर आपको पूछेगा कि कब 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का संकलन करने का कार्य सौंपा गया था, तो कब सौंपा गया था? 1775 के अंतर्गत भाई। न्याय व्यवस्था के लिए कार्य किया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने भाई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। पूछेगा किसने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो NB हॉलहेड ने। ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर नोट कर लेनी है भाई, जो यहाँ पर बताया गया, जैसे ये संकलन तैयार करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय या फिर सदर न्यायालय, निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, उसका मुख्य काम है कर इकट्ठा करना। न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, दरोगा की सहायता से विभिन्न जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट यानी सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। वॉरेन हेस्टिंग्स, मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ, ये यहाँ पर ध्यान रखना है, हेस्टिंग्स का कथन है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था। तो हेस्टिंग्स की महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया था।
मैं उनके हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को पैरों तले रौंद दिया, जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। ये एडमंड बर्क ने कहा था वॉरेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में। तो अगर आपसे पूछेगा तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है भाई। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ, ये किसका कथन है? तो ये एडमंड बर्क का कथन है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। उन्होंने कब कहा था ये? तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाते हुए। नोट्स ऐसा बनाने हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाते हुए एडमंड बर्क ने कहा था कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। ऐसी चीज़ें आपके पास पूछी जाती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताता रहता हूँ भाई। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत के शासन और सुधार के नए विचार आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी यह तरीका अपनाया कि अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते हैं। ये किसने अपनाया था भाई तरीका? ये तरीका ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपसे पूछेगा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने एक अपना तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही कहते थे, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है। ये जो है आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह से ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र से लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट जो हैं वो तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। कोशिश में भी कभी कभी समस्याएं आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों को सेना के सामने सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते हैं? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात का एहसास में बदलाव आ रहे थे। उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हम सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास कॉन्क्लूज़न दिया गया, निष्कर्ष में दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी में नई भाप तकनीक की प्रक्रिया तेज हो गई। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप के चलते चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी थी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो चुका था भाई। देश के
शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष अभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार, ये एक कॉलम दिया गया है। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा का अंत के समय दक्षिण अफ्रीकी सिरे पर स्थित कैप में निजी स्वामित्व दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये उसने ब्यौरा लिखा है, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा था वो ये क्वेश्चन है, ये यूके SSSC ने सेम पूछा है, एज इट इज़ बिल्कुल सेम पूछा है भाई। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें और अपने से बनाएं भाई, और अगर बना लें तो मिलान मेरे को बताएं कि इसका सही मिलान क्या होगा, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं भाई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए इतना ही। होपफुली आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी।